यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दोज प्रोजेक्ट देन यू हैव सम फॉल्ट्स टू एड्रेस। तो आपको देखना चाहिए। और अगर आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए भी डिपेंडेंट होते हो, आप मिलिट्री के लिए भी डिपेंडेंट होते हो, आप इवन अदर थिंग्स के लिए, वहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट जो मेजर है उससे इतना कैपिटल जनरेट हो जाता है कि उनको इतना आगे उनको बाउंस कर देता है कि उनको मतलब वो ऐसा वीक नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर अगर ये दो चीज तीन चीजें हटा दी जाएं तो उनका जो ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा वीक है। So, welcome to 11th episode of Badgasm. So, in this episode, we are going to talk about formation of Dubai. कैसे उसका फाउंडेशन हुआ, ऑयल ने उसका कितना आर्किटेक्चर चेंज किया, फिर जो स्मार्ट सिटी नियोम है उसके बारे में बात करेंगे, और पाम आइलैंड जो कि बने फिर उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मतलब उस पर बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन नहीं कर पाया। सो ऑल ऑफ दैट एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ वेल्थ एंड एजुकेशन इन दुबई। So we'll touch also on that. So starting with the foundation. So starting में जब ये रियाद का पार्ट हुआ करता था, सब जब वहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट था, वहाँ पे बेसिकली रेत के टीले थे कह सकते हो। सो उस टाइम पे जब चारों जो जो सब्सिडरीज था उनका जब डिवीजन हुआ, और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया का फॉर्मेशन हुआ, सो आई गेस तब तक भी तेल का वहां पे फाउंडेशन नहीं हुआ था जहां तक मुझे याद है। कि तेल वहां पे आई गेस 1938 में पाया गया वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, और वहां पे जो ऑफिसर था मैक्स स्टीन के ने फाइंड किया ऑयल। और उसके बाद वहां पे बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हुई, क्योंकि वहां पे फिर ऑयल का धीरे धीरे सप्लाई शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू समय चल रहा था, तो वहां पे उसके लिए सप्लाई होना शुरू हुआ सब कुछ। और उसके बाद जब धीरे धीरे वहां पे और रिसोर्सेस पाए जाने लगे, तब वहां पे जो बाकी और आबादी थी वो जाके शिफ्ट होने लगी, और तब धीरे धीरे दुबई का एक्सपेंशन शुरू हुआ। ऑल दो जो स्टार्टिंग के जो जो फैमिली थी, जो किंग का इन्फ्लुएंस था, वो कभी नहीं गया दुबई से, और आज तक भी नहीं गया, क्योंकि वहां पे वो चीज अभी तक है। सो पॉइंट ये कि अगर अगर ऑयल नहीं रहता, या ऑयल ने कितनी कितनी बड़ी डोमिनेशन की है पूरे दुबई के ग्रोथ में, तुम्हें क्या लगता है कितना बड़ा रोल रहा है दुबई के डेवलपमेंट में उसका? भाई यार ऑयल ही तो है, ऑयल इकोनॉमी ही तो है। ओपेक जितनी भी कंट्रियाज हैं ये हम्म। सब, ये सारी वो ऑयल ऑयल के दम पे ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी पूरी बिल्ड की है। वो चाहे ईरान थी टिल हम्म। 1980s, या सऊदी अरेबिया है आज के जमाने में, या दुबई है, या नहीं दुबई, सॉरी, दुबई तो अब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर ले गया, क्योंकि वो मोर और लेस 1% उनका ऑयल से आता है अब। ठीक हम्म। है, वो बाकी हम्म। डाइवर्सिफाई कर ले गए हैं। लेकिन ये हम्म। कतर, मस्क, ओमान वगैरह जैसे देश जितने भी हैं, ठीक है, इनकी, और स्पेशली सऊदी अरेबिया, इनकी तो अभी भी बहुत ऑयल पे डिपेंडेंट इकोनॉमी है, बहुत हम्म। ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इनकी सारी पावर गेम ही वहीं से आती है। क्योंकि ना ऑयल ऑयल क्या है कि सिर्फ इकोनॉमिक चीज नहीं है, मतलब ये एज ए इकोनॉमिक टूल नहीं है, ये वेपन भी है ओपेक कंट्रीज के लिए। क्योंकि ना जब उनको लगता है कि उनको पैसे ज्यादा चाहिए तो वो प्रोडक्शन कट कर देते हैं। अब हाँ। ओपेक कंट्रियों के पास भाई 40% है दुनिया का प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे ही तुम प्रोडक्शन कट करोगे, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, जितने भी एशिया के देश है, इवन टू एन एक्सटेंट यूरोपियन कंट्रीज, वो भी हम्म। इफेक्ट होते हैं उस प्राइस से। अभी तुमने 2020 में देखा होगा कि रशिया और सऊदी अरेबिया की भी बहुत बड़ी फ्यूड हो गई थी इस चीज को लेकर के। और चूंकि एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान की मतलब जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, उनको हम्म। आजकल कहा जाता है कि डिफैक्टो रूलर वही हैं आजकल। ठीक है, उनके पिताजी जो है बीमार रहते हैं, तो डिफैक्टो रूलर वही है। तो उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि ऑयल को कट कर दिया जाए, और अरामको ने ऑयल कट कर दिया। और उसकी वजह से तुमने देखा होगा कि कितने ज्यादा वो हो गए थे। एक तो वैसे भी लोग कोरोना में नहीं खरीद रहे थे, और हाँ। दूसरी चीज ये थी कि तुमको याद ही होगा कि ऑयल के प्राइस नेगेटिव में चले गए थे, यूएस में भी। यूएस भी बहुत ज्यादा अच्छा। इससे परेशान हो गया था। हम्म। हाँ, वो दो मई या जून की बात है ना, कि ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव हो गए थे ओके। प्रति बैरल हम्म। तो वो एक बहुत बड़ी प्राइस, तो ये वेपन भी है सेम। क्योंकि जब अमेरिका ने सपोर्ट किया था आई थिंक 74 या 75 में इसराइल को, तो हम्म। सऊदी अरेबिया ने उस अमेरिका के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। अच्छा। ओके। हाँ, उनको उनको भाई उस वक्त आई थिंक सो $180 प्रति बैरल चला गया था, ओ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। बहुत ज्यादा हाई हो गया था, तुम सोचो 70s में। हम्म। ठीक है, तो वो था कि 180। तो वो वेपन की तरफ भी वो इस्तेमाल करते हैं ना, कि किसी भी कंट्री के साथ उनको अगर शूट निकालनी हो तो ऑयल ही हम्म। कट कर देंगे। ऑयल हम्म। कट हुआ तो तुम्हारा देश ऑब्वियसली जो है, अगर ऑयल ले रहा है तो तुमको प्राइस इफेक्ट होगा। तुम फिर भैया कुछ ना कुछ तो करना ही चाहोगे। तो ऑयल इकोनॉमिक सोर्स तो है ही, वो एक तरीके से समझो पावर का भी सोर्स है। वो आपस में भी ये चीज करते रहते हैं कि किसी देश को उनको पसंद नहीं आया तो वो कहेंगे कि हम्म। नहीं, उसको हटा देंगे। या
ईरान से जब फ्यूड हुई थी सऊदी अरेबिया की, तो क्या किया था ना, क्योंकि ईरान में क्या है कि ईरान का जो तेल है उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो ओके। उतना सही नहीं होता जितना सऊदी अरेबिया का ऑयल होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, प्राइस एकदम कट कर दिया। अब क्या हुआ कि जब प्राइस एकदम कट हो गया, ईरान के पास पैसे आना ही बंद हो गए, क्योंकि हम्म। मार्केट फ्लड कर दिया उन्होंने ऑयल से। एक तो प्राइस भी कट कर दिया, दूसरा प्रोडक्शन भी बढ़ा दी। जब दोनों चीजें कर दी तो फिर जो भी देश रहेगा वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि भाई उनके पास बहुत ज्यादा तेल के रिजर्व हैं। उनसे क्योंकि ज्यादा उसका सिर्फ मिडिल मिडिल ईस्ट क्योंकि उसका कंट्री से ज्यादा सिर्फ। ज्योग्राफिकल वो भी है मेरे हाँ। ख्याल से, जो हम्म। उनके ऑयल की क्वालिटी है ना। मैं जहां तक पढ़ रहा था कि उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो वहां पे पहले प्लेटूज हुआ करते थे, वो जब श्रिंक हुए और श्रिंक होके जहां पे जो चेम्बर, जहां पे सऊदी अरेबिया का पूरा वो है, वो बहुत स्वीट स्पॉट है वहां पे। एग्जैक्ट फॉर्मेशन हुआ बहुत टेक्निकल है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बट बहुत ज्यादा अच्छी भी है। सो आई गेस दैट इज अ बिग रीजन इन दैट। हम्म। नहीं नहीं, उनसे ज्यादा रिजर्व जो है वेनेजुएला के पास है, लेकिन हम्म। प्रॉब्लम यह है कि वेनेजुएला में कुछ है ही नहीं ना, रिफाइनरीज वगैरह वहां पे है ही नहीं सिस्टम। और ये जो सऊदी अरेबिया के पास है भाई, ये फिफ्टीज से ही, फिफ्टीज में ही शायद पहली डिफेंस ट्रीटी साइन हुई थी अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में। क्योंकि अरामको सऊदी तभी अरेबिया तो का आई। टोटल जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो तो हम्म। 1933 से एग्जिस्ट करता है। उसके हम्म। पहले तो वो उसके पहले ब्रॉडर टर्म्स में तुम बात करोगे तो ऑटोमन एम्पायर के नीचे आता आया करता था वो, हम्म। ठीक है। इसीलिए टर्की की भी नहीं बनती सऊदी अरेबिया से, तुमने हाल में ही देखा होगा, काफी दोनों में हम्म। फ्यूड है इसी बात हम्म। को लेकर के। हम्म। हम्म। तो ये चीज है, तो यही है कि वो फिर फिफ्टीज से ही उन्होंने जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इवन अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, वो भी यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई थी। वो तो हाँ। बहुत 1980s में जाके जो है अरामको को नेशनलाइज किया गया और उसके सारे स्टेक सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने खरीद लिया, वरना फिफ्टीज से लेकर के अराउंड 30 साल तक जो है वो दोनों साथ यूएस में की थे। पार्टनरशिप, हाँ, दोनों की हम्म। पार्टनरशिप थी। सेम हम्म। गुड विद ईरान के साथ भी ऐसा ही था, ईरान के भी हम्म। सब में पार्टनरशिप थी। और ये जितने ये मशीनरीज होती हैं या तो यूएस की बैक थी या इसराइल की बैक थी। इसीलिए यूएस बहुत बड़ा एलाई था, डिस्पाइट की वहां पे मोनार्की है, फ्रीडम नहीं है, और सेकुलरिज्म नहीं है वहां पे, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत फेवरेट टर्म है। तो लेकिन वहां पे लेकिन क्या है ना कि भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अगर तुमको ऑयल चाहिए तो भाई उनके सिस्टम के साथ खेल नहीं सकते तुम, तो कहीं राइट। कहीं तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये ऑयल भाई बहुत बड़ी पावर है, उनको बहुत बड़ी सुप्रीमेसी देती है। हालांकि अब ये कह सकते हो कि कुछ सालों में हो सकता है ये सुप्रीमेसी डिक्लाइन हो जाए विद कमिंग ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स और क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो हम्म। लोग कम डिपेंडेंट होंगे, लेकिन उसमें भी भाई अभी 10-15 साल का टाइम है। राइट। सो हमें पता है कि हम वो पूरी ऑयल इकोनॉमी है। सो जब उसका डेवलपमेंट हुआ, तो मुझे लगता है वहाँ के एजुकेशन में थोड़ा फ्लॉ रह गया, मतलब उस हिसाब से एजुकेशन डेवलप नहीं हुई, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ के टॉप 1% लोग 50% ऑफ वेल्थ होल्ड करते हैं। और इवन मतलब वहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इवन नहीं है। और इवन वहाँ के एजुकेशन अगर हम देखें तो मतलब उस लेवल के नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है। इवन दो अभी तो बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, अभी बहुत सारा अपग्रेडेशन हो रहा है, सो इवन बाहर से टीचर्स हायर किए जा रहे हैं कि वहां पे आप एजुकेशन का लेवल ऊपर कीजिए। बट डू यू थिंक कि जितना डेवलपमेंट हुआ उस बीच में ऐसा नहीं था, जैसे जो वेल्थ जनरेट हुई वो मेजरली सर्विसेज से हुई, ऑयल से हुई, एल्यूमिनियम से हुई, जो डिफरेंट उसके एक्सपोर्ट से हुई इंस्टेड ऑफ एजुकेशन। राइट। सो अभी भी देखोगे तुम बहुत सारे फील्ड्स में सऊदी बहुत पीछे है। सो डू यू थिंक व्हाट वाज द फॉल्ट इन द होल प्रोसेस, व्हाट वाज द थिंग दैट वाज इग्नोर्ड कंप्लीटली? भाई उसका कारण है ना मोनार्कीज, क्योंकि जब ये इब्न सऊद ने फाउंड की थी, हम्म। इब्न सऊद वहां के पहले राजा का नाम था, जो हम्म। सऊदी के हम्म। अभी जो करंट हम्म। डायनेस्टी है, ये सब वही उन्हीं के हम्म। वंशज है। आई थिंक तो थर्ड या फोर्थ जनरेशन है, आई एम नॉट क्लियर, लेकिन हम्म। वो उन्हीं के वंशज है। तो हुआ क्या कि ये सब वहाबी सेक्ट के थे। बहुत बाद में जाकर के सुन्नी सेक्ट को पकड़ाया गया, कुछ जिम्मेदारियां, वरना ये सब वहाबी सेक्ट के थे। अब हम्म। इन लोगों के पास जो पैसा आया तो ये दुनिया भर में फंड करते थे ये वहाबिज्म को, वो करने के लिए, तो और हम्म। अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथन करने के लिए, तो इन्होंने हम्म। कभी एजुकेशन पे ध्यान भी नहीं दिया। और दूसरी बात ये हो जाती है ना कि अगर तुम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे तो एक खतरा ये भी रहता है कि लोग बहुत जल्दी लिबरेट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम्म। जैसे तुम एजुकेशन पे खर्च करोगे तो ये फिर जो तुम्हारी वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी हम्म। की और ये हम्म। सारी चीजों हम्म। की, ये बहुत हम्म। ज्यादा राइज होना शुरू कर जाती हैं। और राइट। मोनार्कीज के लिए ये हमेशा खतरा मेंटेन रहता है कि अगर तुम एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दोगे
तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अगर तुम एट्रोसिटीज करोगे तो लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ठीक है। राइट। और थोड़ा सा वहां पे पॉलिटिकल जो क्लर्जी है, और जो भी मतलब अभी भी पॉलिटिकल बहुत डोमिनेंट है वहां की क्लर्जी। तो क्लर्जी को ये पसंद नहीं आता था कि कि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन हो। ठीक है। तो वो बहुत प्रिमिटिव, इवन नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है सऊदी अरेबिया के बारे में, लोग अच्छा। चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत हम्म बढ़िया से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे क्या पढ़ाया जाता है, उनके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता है। ठीक है। हम्म हम्म तो वो बहुत सारी चीजें हैं, वो यही बहुत सारी चीजें हैं कि ध्यान ही नहीं दिया गया ना, क्योंकि क्लर्जी का बहुत ज्यादा डोमिनेशन था। और क्लर्जी अक्सर पसंद नहीं करती है कि वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को, खास करके मिडिल हम्म ईस्ट में वेस्टर्न काफी उस तरीके से। हालांकि दुबई तो अब कह सकते हो कि काफी आगे निकल गया है, लेकिन अभी बाकी बाकी जो ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भी वहां पे काफी नहीं है। प्रोग्रेस करना हम्म पड़ेगा। दुबई तो निकल गया, दुबई काफी प्रोग्रेस कर गया इस मामले में। लेकिन यह है कि बाकी अभी देश उस तरीके से नहीं को कर पाए, क्योंकि अभी भी ना वो डोमिनेशन ऑफ क्लर्जी बहुत ज्यादा है वहां पे। राइट। और इसीलिए आई गेस मीडिया का भी वहां पे बहुत लिमिटेड या बहुत लो रोल है, क्योंकि है ही नहीं वहां भाई, पे है ही नहीं। हम्म है ही नहीं वहां पे, मीडिया क्या है, माउथ पीस है, जैसे चाइना का माउथ पीस है CNN। वैसे हाँ ही हाँ, बस वैसे ही बस है वही। वहां पे भी, अल जजीरा भी तो वही हम्म है। हाँ। और इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे बहुत मतलब उसको रखा गया है जस्ट जस्ट टू प्रेजेंट दैट वी हैव आल्सो समथिंग, बट ऐसा कोई वो नहीं कि इंडिपेंडेंट है या समथिंग। सो क्योंकि ये आई गेस जो ये डोमिनेशन वाली मेंटालिटी होती है, ये सारे तुम्हें मोनार्कीज में मिल जाएगी, इवन डिक्टेटर्स में मिल जाएगी, कि वो चाहते हैं कि मतलब हमारे अगेंस्ट कुछ ना हो या ऑडियंस के दिमाग में कुछ निगेटिव ना जाए। सो दिस इज द कॉमन स्ट्रिंग दैट वी कैन फाइंड। और ऑल्सो कि वहां पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, सो उसमें अभी तक ये भी नहीं कि जैसे मोनार्कियल पैटर्न फॉलो हुआ, सो उसमें राइट्स का भी बहुत बहुत ज्यादा अपने तक कंट्रोल रखा गया है, जैसे इंक्लूडिंग द वुमेन, वुमेन्स राइट्स, और जितने भी तुम्हें सिविल राइट्स के लिए हम लोग फाइट करते हैं, वहां पे भी बहुत सारी चीजें वहां पे नहीं है। तो क्योंकि वो पहली चीज जो वैसे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज उन सारे में ये पैटर्न है कि वो लोग इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, और वो लोग इतना क्या बोलते हैं अलाउंस नहीं करते हैं। सो आई गेस इट्स जस्ट दैट कि उनके पास उतना कैपिटल आ गया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन यूज किया, वर्ल्ड को सप्लाई किया, उन्होंने अपनी वेल्थ जनरेट की, एक्सपैंड किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग डेवलप्ड हैं, राइट? डेवलप्ड मींस यू विल बी हैविंग ऑल ऑफ द अमेनिटीज, ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, और सबको एक्सेस है, सबको राइट है, हेल्दी एंड कॉमन लाइफ दैट पीपल आर लिविंग। सो ऐसा वहां पे नहीं, वहां पे भी अभी पॉवर्टी है, वहां पे सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है कि रिच है तो मतलब पूरी पूरी आबादी उसकी रिच है। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन सऊदी अरेबिया। सो इट्स जस्ट दैट कि दुबई गॉट फेमस, और उसके पास रिसोर्सेस आए, उसको हाईलाइट किया गया, उस पर इतना इन्वेस्ट किया गया कि वो एक हब बन गया, वो एक एक्सचेंज हब बन गया, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे और बूस्ट करने लगी। और बाकी सारे जब सिटीज उसके साथ ग्रो हुए, सो एज अ कलेक्टिव सऊदी अरेबिया और दुबई का अपराइज हुआ। आई गेस दिस इज द स्टोरी। मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वहां पे जब पैसे आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन पे डाल दिया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डाल दिया, ऐसा नहीं था। बस वहां पे डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चरल, मोर ऑफ व्हाट यू कैन से ऑन अ सिविल लेवल। सो आई गेस दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस। भाई बात ये है ना कि जब पैसे आए तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं किए। ठीक है। हम्म दुबई में तुम देखोगे कि डिफेंस मिनिस्टर भी कोई शेख, कोई प्रिंस है, कोई हम्म होम मिनिस्टर भी कोई प्रिंस है, कहीं की हम्म रिवाद का गवर्नर भी कोई प्रिंस ही है। ठीक है। हम्म तो सब कुछ प्रिंस ही संभाल रहे हैं। और उनको आंस भी खरीदना होता तो 100 मिलियन का अगर डील है तो 200 मिलियन डील दिखाई जाएगी, 100 मिलियन प्रिंस साहब ने रख लिए। ठीक है। तो हम्म ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशन कोई डेवलप्ड है नहीं। ठीक है। हम्म सारा पैसा उनके प्रिंसों के पास है, क्योंकि वो राइट। अगेन मैं उस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा था, तो उसमें बहुत क्लियरली दिखाएगा कि बाकी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि मीडिया में तो कभी कुछ आता नहीं है, तो बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। सऊदी अरेबिया में बहुत बहुत मैसिव लेवल पे पॉवर्टी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको दिखती नहीं है। और जो हम्म चकाचौंध है, क्योंकि ना जब पैसे आए तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी, इन्होंने मर्सिडीज खरीदी, इन्होंने लैम्बोर्गिनी खरीदी, इन्होंने घर खरीदे, इन्होंने यॉट खरीदे, इन्होंने एरोप्लेन खरीदे, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तुम देख लो इनके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं हम्म दुनिया में। इनको सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए अगर टेक्निकली स्पीकिंग।
ओके, अगर तुम्हारे पास 40% दुनिया का ऑयल है तो तुमको बहुत 48। पावरफुल होना चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि दे आर नॉट पावरफुल, लेकिन हम्म तुम्हारी पॉलिसी अभी भी, तुम यूएस तुमको सपोर्ट करता है मिलिट्री वाइज, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो यूरोपियन नेशंस पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। वो हम्म क्यों है हम्म कि तुमने एक्चुअली ना एजुकेशन में इन्वेस्ट किया ना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। दुबई ये बात बहुत पहले समझ गया, ठीक है। हम्म उसने एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने तुम देख लो सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का स्टार्टअप हब बनता जा रहा है दुबई। राइट। तो वो क्यों है, यहाँ पे क्योंकि वो वक्त से हमेशा पहले एक्सपोज होते रहते हैं इस पर रिगार्डिंग हाँ तो। हाँ, वही कह रहे हैं कि वो इसीलिए है ना, क्योंकि वो समझ गया कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम्म इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल शुरू कर दिया उस पे काम करना। और आज तुम देखो कि हम्म दुबई इज वन ऑफ द हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड है वहां के। तो वो चीज है ना। और सऊदी अरेबिया यही वक्त रहते नहीं कर पाया, क्योंकि ना एक चीज ये भी है ना कि वो ऐसा देखा जाता है कि इस्लामिक एक तरीके से इस्लामिक सुपर पावर है कि, हम्म क्योंकि ना वहां पे मक्का मदीना है, तो वो जो एक होता है ना कि पैन इस्लामिज्म वाली आइडियोलॉजी है कि सब लोग सऊदी अरब को देखते हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्लो होंगे यहीं से होंगे, मोर और लेस, ठीक है, क्योंकि वहां पे मक्का मदीना है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप इस पोजीशन पे होते हैं तो आप कुछ चाह कर के भी कुछ स्टेप्स बहुत जल्दी नहीं ले पाते हो, उनको ओवर द टाइम लेना पड़ता है। मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया से सिंपैथेटिक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट हम्म फैन ऑफ सऊदी अरेबिया कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ किसी का, मतलब यार वहां पे नहीं है राइट्स, बहुत सारी चीजें नहीं उनको देनी चाहिए, लेकिन मैं बस ये कहता रहा हूँ कि कारण क्या है कि वहां पे लोग लुक अप टू करते हैं। और प्लस वहां पे मैंने जैसे कि पहले कहा कि क्लर्जी का बहुत ज्यादा डोमिनेशन है वहां पे, हम्म ठीक है। तुम कुछ भी करोगे तो हो सकता है कि चीजें बैकफायर कर जाए तुम्हारे खिलाफ। तो इसीलिए वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। और जो है, और इंस्टेंसेस भी हुए ना, जैसे किंग फैसल जो थे, ठीक है, हम्म को मार दिया गया था इसीलिए कि वो बहुत प्रो मॉडर्निस्ट पॉलिसी अपनाते थे। तो वो एक हम्म डर सा भी बैठ गया है कि कि अगर बहुत जल्दी प्रो मॉडर्न होने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे, और मोनार्कीज को अक्सर ऐसा डर होता है भाई, ठीक है। राइट। तो वो इसलिए भी रैपिड ट्रेस से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हालांकि जब से 2017 से क्राउन प्रिंस एमबीएस आया, तब से हम्म भाई काफी डेवलपमेंट वहां, मतलब डेवलपमेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ चीजें ईज की हैं, ठीक है, जैसे कि वुमेन्स को ड्राइविंग का अधिकार दे देना, ठीक है। हम्म एक मॉरल पुलिसिंग या रिलीजियस पुलिसिंग कुछ करके उनकी यूनिट होती थी, जो सड़कों पे वायलेंस नहीं बजाने देती थी, सबको अच्छा। बताती थी कि कैसे, हाँ वो अगर मॉल्स में कोई जा रहा है, कोई स्पेशली अगर वुमेन है तो उनको कैसे हम्म कपड़े पहनने चाहिए, ये सब की मतलब बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग करते थे। शायद उसको हम्म डिसबैन भी कर दिया गया है। और हम्म उसके बाद से तुम कहोगे कि अब दो लोग, इवन वुमेन और मैन है, तो शायद वो सऊदी अरेबिया में कहीं ओपन में कैफे में कहीं हम्म और पे मिल भी सकते हैं। ऐसा हम्म नहीं है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रही है, क्योंकि एमडीएस को भी समझ में आता है कि ये उसका विजन 2030 है। अभी हम बात करेंगे न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर, वो भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम्म उसका ये पता है कि ऑयल से बहुत ज्यादा दिन मतलब दुनिया चलने वाली है नहीं, तो उनको अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक खतरा ये भी है कि अगर एकदम से मॉडर्नाइजेशन किया तो हो सकता है कि क्लर्जी, ठीक है, उसके खिलाफ हो जाए, तो इसीलिए वो धीरे धीरे पेस पे करता है चीजें। राइट। कहीं है कि मैं करूंगा। और इस विषय में अगर किसी को बहुत ज्यादा जानना हो तो एक बुक है ब्लड एंड ऑयल करके, बाय ब्रैडली होप। अगर कोई हम्म पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बहुत अच्छी इंसाइट है उस पर कि एमबीएस का राइज कैसे हुआ, कैसे दुबई में चीजें एक्चुअली में बदल रही हैं। लेकिन ये भी है कि उसके ऊपर दाग भी लग गया, जमाल खशोगी वाला इंसिडेंट, सोल इंसिडेंट। वो वो तो वो बहुत भी ज्यादा। है। हाँ। हाँ, वही है कि ये है कि मिक्स्ड बैग सा रहा है, लेकिन ये है कि कोशिश कर रही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाए। अभी कितने हद तक कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये है हम्म कि हाँ कोशिश कर रही हैं हर जगह से। Right. Or let's talk about one of the most famous projects of Dubai, which was the Palm Island. So Palm Island हुआ, फिर World Island हुआ, फिर उसमें एक और तीसरा प्रोजेक्ट जुड़ने वाला था। I'm not able to fetch the name. So उसमें भी ये हुआ कि उनका एम ये था कि उसको एज अ वंडर बनाया जाए, उसको एज अट्रैक्शन बनाया जाए पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। सो इनिशियली जब 2001 में उसका इनिशिएशन हुआ, सो बहुत सारी सैंड पर्शियन गल्फ से ले आई गई और बहुत ज्यादा वहां पे उसको इमिट किया गया, ताकि वहां पे एक बेस बन सके जिसपे हम पूरा पाम आइलैंड बसा सके। वहां पे कॉम्प्लेक्स होंगे, मॉल होंगे, ऐसा, और एक पार्ट में रहने की जगह होगी, मतलब एक कंप्लीट बेस तैयार था कि हाँ भाई ऐसा होगा और हम उसको बनाएंगे। बट उसके बाद हुआ क्या कि
पाम आइलैंड बन गया, बट जो वर्ल्ड आइलैंड था वो स्ट्रगल कर गया, क्योंकि वहां पे क्या था, स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। और साथ में वहाँ वहाँ का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो उतना क्या बोलते हैं, डिपेंडेबल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली थी तो पूरी सैंड ही। सो उसके उसके बाद बहुत सारे आर्किटेक्चरल दिक्कत आने लगी उसमें, कि वहां पे सेटल नहीं हो रही थी चीजें। फिर मेरे ख्याल से 3 आइलैंड्स का टोटल प्रोग्राम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन तीनों में से सिर्फ एक पाम आइलैंड अभी तक सिर्फ लिवेबल है, उस पर एक्टिविटीज होती हैं, बट बाकी 2 बिल्कुल खाली पड़े हैं, या हैं भी तो बहुत बहुत लिमिटेड यूजेस में रहते हैं। So I guess that was a construction failure, or the idea was wrong. What exactly went wrong in complete that project? अब भाई देखो, क्योंकि ना क्या है कि पाम आइलैंड जब बने तो वो एक बहुत बड़ा वंडर था, लोग उससे Hmm. बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। Hmm. तो तुम, और जैसे कि तुमने कहा कि वो स्टेबल भी बहुत ज्यादा था, वहां पे उतने Hmm. इश्यूज नहीं थे, आर्किटेक्चर वो बहुत वेल प्लान्ड था। अब ये बाकी जो जो थे, ठीक है, Hmm. Hmm. जैसा अभी तुम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड नहीं थे, इवन Hmm. फॉर जो है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल फेलियर, ये तो इशू थे, ठीक है। Hmm. कॉस्ट भी एक इशू था उसमें, Hmm. एक दिक्कत उसमें कॉस्ट की भी थी। दूसरा ये है कि कभी कहीं चीजें ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं चीजें, बहुत बढ़िया चीजें भी वर्कआउट नहीं करती है, ठीक है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि वर्कआउट नहीं की सेम तरीके की चीजें, जबकि Hmm. पाम आइलैंड वाज अ वेरी, कह सकते हो कि सक्सेसफुल चीज थी। तो ये है कि उसमें बहुत सारे उसके फैक्टर्स थे, कॉस्ट भी था, ठीक है। और कह सकते हो कि अगर कहीं स्ट्रक्चर फेलियर आ गया और बात मीडिया में लीक हो गई, तो हो सकता है Hmm. कि उस तरीके की, उस एक्सटेंट तक फेलियर नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रापोलेटेड, वो इट गॉट एक्स्ट्रापोलेटेड इन दैट, ठीक है। तो ये Hmm. सब सारी भी चीजें हो सकती है। राइट। और इसमें जो तीसरा था वो पाल जमीरा था, राइट? पाल जमीरा हाँ, डेगा पाम हाँ। जुमेरा, पाम जुमेरा। हाँ, पाल पाल जुमेरा, हाँ पाल जुमेरा। सो ये तीनों ऐसे, पाल पाल जुमेरा तो बिल्कुल स्ट्रगल, उसका तो खाली रह गया, पर उसकी सिर्फ सैंड थोड़ी बची, और उसकी सिंकिंग भी होने लगी है। सो आई गेस दिस वाज, आई गेस मैं जिसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इनिशियल स्टेजेस में, तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि मतलब उन्होंने बाहर से रेत लाके उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उस पे लोग रह रहे हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन। आई गेस दैट वाज अ वेरी, व्हाट यू कैन से, अ वेरी ग्रेट आइडिया, बट मतलब रियलिटी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लेके आती है, सो यू नेवर नो व्हाट भाई एग्जैक्टली इज। यही तो बात है कि जरूरी नहीं कि सारे ग्रेट आइडियाज वर्क ही कर दें, ठीक है। हम्म। कई बार कुछ अनफॉर्चून चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। हम्म। वो करने, जैसे देख लो, अब अपने यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है। हाँ हाँ। जेपी ग्रुप को उससे कितना लॉस हुआ, कि वो हम्म। कितनी बढ़िया रोड है भाई चलने के लिए, लेकिन क्या हाँ। है कि भाई एक तरफ से 700 रुपए लगते हैं जाने के, कौन हम्म। देगा इंडिया में, ठीक राइट। है। तो कई बार ये होता है कि एक एक की तर्ज पे तुमने दूसरा बनाया, और तुमने सोचा कि दूसरा इससे भी ज्यादा, पहले वाले से ज्यादा प्रॉफिट करके तुमको देगा, तो कई बार हम्म। तुम उस चक्कर में प्रॉफिट बहुत हाई कर दिए, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई कर दिए तुमने, और उसकी वजह हम्म। से क्या हुआ कि लोग अट्रैक्ट ही नहीं हुए। तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जब तुम हम्म। एक प्रोजेक्ट बनाते हो और सक्सेसफुल हो जाता है, उसी की तर्ज पे जब तुम दूसरा बनाते हो, तो तुम सोचते हो कि दूसरा भी वर्क करेगा और दूसरा इससे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो हम्म। कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी सी रिसर्च एंड मार्केटिंग की भी फेलियर हो सकती है, कि मे भी उस तरीके से। और जब स्ट्रक्चर फेलियर की बात आ जाती है भाई, तो जहां पे तुमको, जैसे किसी एरिया है, ठीक है, वहां पे लोगों को पता चले एक ही बार पिछले 20 साल में एक ही बार बाढ़ आई हो, लेकिन अगर लोगों को लग गया कि हाँ बाढ़ आती है, तो फिर वहां उस एरिया में लोग जाएंगे नहीं। तो जाएंगे नहीं। वो राइट। वैसी बात है कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रक्चरल कहीं डैमेज हुआ, तो लोग बिल्कुल हम्म। पसंद नहीं करेंगे उसको, कोई नहीं खरीदना चाहेगा, फिर चाहे वो एक ही दो घरों में आया हो या एक ही दो जगह पे हुआ हो। तो फिर हम्म। वो जब तुम लोग नहीं खरीदेंगे, तो तुम उसका मेंटेनेंस भी नहीं करोगे, तो फिर धीरे धीरे वो डिटोरिएट हो जाएगा ओवर द टाइम। तो हम्म। ये भी एक कारण हो सकता है। राइट। बट आई गेस दुबई ने इन टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, जहां तक मुझे पता है, कि वो आई गेस वहां पे बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग स्काई डाइविंग। सो आई गेस देयर आर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैज बीन डन, बट पाम आइलैंड एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो डेवलप नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन आई गेस उन्होंने एफर्ट्स बहुत सारे किए थे इसको बचाने के लिए। सो इन द एट द एंड वो नहीं बचा। सो एनीवेज, moving on to the next thing that Dubai is completely focused on, which is the Neom city। और इट्स अभी नॉट उसका दुबई, जो, इट्स सऊदी अरेबिया। हाँ मतलब सऊदी अरेबिया, सॉरी, सो सऊदी अरेबिया। सो
24 अक्टूबर 2017 को जो वहां के प्रिंस है उन्होंने बोला कि ऐसा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और ये 2025 तक कंप्लीट होगा। सो उनका पूरा स्ट्रक्चर उसमें ये है कि मतलब वहां पे 500 बिलियन का उन पे इन्वेस्टमेंट है, और वो सोच रहे हैं कि उसको एज अ जो जो कंस्ट्रक्शन बेस है उसको इस तरह से प्लान किया जाए कि वहां पे एक तो इमिशन कम हो। आई गेस मेरे ख्याल सबसे बड़ा फोकस वहां पे था कि इमिशन कम हो, वहां पे एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिले ताकि सारे तरह के बिजनेसेस थ्राइव कर सकें, और वहां पे जो लॉज हो वो बिल्कुल लिबरल हो, जैसे एक्सक्लूडिंग रेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया एंड इस्लामिक, वहां पे जो लॉज होंगे वो लिबरल होंगे, और वहां पे जो टेक्नोलॉजी होगी टॉप नॉच होगी, इंक्लूडिंग द कार्स एंड द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था उसको तो उसमें मुझे वहां पे देखा था कि जो वहां पे एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट से लेके और जो सिटी के सेंटर तक जहां तक हम जाएंगे, वहां पे जो कार होगी वो विदाउट व्हील, वो ऑटोमेटेड कार होगी जहां जिस पे लोग जाएंगे। So I guess this is a very good project if it is initiated in a good note, और अगर उसको proper backing मिले। I guess उस पे काम भी उस aspect पे चल रहा है कि उसको पूरी तरह successful बनाया जाए। So I guess that this is a very good initiative when we talk about the development and becoming a good hub of exchange of trade and products। भाई बिल्कुल, क्योंकि ना मैंने कहा ना कि एमबीएस का विजन है 2030, हम्म। ठीक है। अब उसको ये चीज है उसके माइंड में क्लियर कि इनकम जितनी डाइवर्सिफाई कर लो, ठीक है। क्योंकि तुमने शायद सुना नहीं होगा, शायद सुना होगा कि चाइना ने प्लान किया है 2030 तक वो अपनी सारी हम्म। व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक कर देंगे। हाँ, तो वो अगर कर देंगे तो चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है ठीक है। ऑयल का, ठीक है। और उसके बाद तुम ये देखो कि बाकी कंट्रीज भी, इंडिया ने भी कहा 25-30% कम कर ही देंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ ही जाएंगे, ठीक है। तो उसको पता है कि धीरे धीरे लोग ऑयल से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक। और उसको ये भी पता है कि इनकम डाइवर्सिफाई नहीं की जाएगी तो पैसे रखने से कुछ नहीं होगा। उसका उसका कहना है ये है कि अभी तक दुबई, सऊदी अरेबिया दूसरी जगहों पे पैसे लगाता था, अब उसको हब बनना है इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म का। तो अब वो जो शहर है वो एकदम रेड सी के कोस्ट पे है, उसका व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट भी बना, जैसे जैसे दुबई है बहुत टूरिज्म के लिए बहुत फेमस। तो वो कुछ चाहता है कि उस लेवल पे हम डेवलपमेंट करें कि जो राइवल करे दुबई को ही, ठीक है। ठीक है। तो और उसको, और वो फिर कैसे होगा, क्योंकि सबसे बड़ी लोगों को दिक्कत क्या होती है सऊदी अरेबिया की, वहाँ के लॉज। तो उसने सबसे पहले कहा कि यहाँ के जजेस, यहाँ के लॉज, यहाँ के रेगुलेशन वो सब वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। वहाँ पे वो एकदम ऑटोनॉमस रीजन की तरह ऑपरेट करेगा, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया के लॉ जो बाकी सऊदी अरेबिया में चलते हैं वो नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर पूरी वाईफाई स्ट्रीट होगी, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है। पूरे फैन सिटी तुमको वाईफाई मिलेगा, मतलब उस पूरे इलाके में, ठीक है, तुम कहीं भी रहो। फिर एआई की बहुत मदद ली जाएगी ट्रैक करने में। पूरी जगह कैमरास होंगे, हर जगह ट्रैक किया जा सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन फीचर्स बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद तुम जैसे ऑटोमेटिक बात की, वहां पे फ्लाइंग कार्स भी होंगी, ये भी है। पता नहीं फ्लाइंग कार्स आ जाएंगी 2025 तक की नहीं, मुझे ऐसा नहीं ऐसा पता। एस्टिमेटेड तो है कि मतलब कुछ तो हाँ ऑटोमेटेड करेंगे वो। हाँ। हाँ, वो चीज है। फिर उसके बाद तुम देखोगे कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग, जो स्टैंडर्ड न्यूयॉर्क का है शायद उसको उसको भी शायद वो पीछे छोड़ दें उस मामले में रहने के लिए। और एकदम ईज ऑफ बिजनेस इतना स्ट्रांग कर देना है कि सारी कैपिटल वहां पे फ्लो करे, उस तरीके से वहां पे तगड़ी इन्वेस्टमेंट रहे हर जगह, टूरिज्म के हिसाब से भी रहे। और सबसे बड़ी बात उनकी फ्लाइट कनेक्टिविटी वहां से, उनका प्लान ये है, चाहे तुमको जोहान्सबर्ग जाना हो, तुमको चेन्नई आना हो, तुमको एलए जाना हो, तुमको पेरिस जाना हो, तुमको ऑस्ट्रेलियन सिटीज में जाना हो, सबकी फ्लाइट लगभग 8 घंटे की दूरी पे होगी। उसको इस हिसाब से प्लान किया जा रहा है, तो काफी मैसिव लेवल पे एक मतलब एक तरीके से कह लो फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, समथिंग लाइक वकांडा टाइप। अगर किसी को समझना हो, रिलेशन लेना, तो कुछ कुछ वकांडा के जैसा, मतलब मैंने कहा वकांडा वो बना लेंगे, लेकिन कुछ कुछ वैसा कि उस तरीके के फीचर्स तैयार कर सके, तो वो है। और उससे फिर एक दुबई की वो सॉरी सऊदी अरेबिया की वो इमेज भी क्लीन हो जाएगी ना, कि कि हम ऐसे नहीं, हमारे यहाँ बहुत फ्यूचरिस्टिक सिटीज हैं और डेवलपमेंट बहुत है, और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, यहाँ लॉज भी बहुत लिबरल हैं। तो वो उस तरीके की वो जो छवि बनी हुई, क्योंकि जमाल खशोगी के बाद भाई उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन है उस चीज को लेकर के, तो ये भी है। और भाई डाइवर्सिफाई तो तुमको करना ही चाहिए, अगर दुबई डाइवर्सिफाई कर लेगा अपने आप को,
जहाँ उनका बस 1% ऑयल रेवेन्यू ऑयल से आता है, तो सऊदी हम्म। अरेबिया को भी करना पड़ेगा, वरना तुम पीछे राइट। चले जाओगे। हम्म। हम्म। आई गेस दैट मतलब ये बहुत अच्छा स्टेप है अपने आप को प्रेजेंट करने का ऑन द मैप, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम इम्पोर्टेंट लगोगे तभी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट आएंगे। सो इट्स एट सिंपल एज दैट कि तुम जितना डेवलपमेंट दिखाओगे उतना। और आई गेस इंडिया को भी इस फील्ड में सोचना चाहिए कि जो हमारे सिटीज हैं वहाँ का जो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं कंपनीज वो ये होता है कि जो जो प्रोसीडिंग ऑफ थिंग्स होता है वो बहुत स्लो होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उनको बहुत सारे चीजें झेलनी पड़ती हैं। सो आई गेस दैट इज द अप्रोच दैट इंडिया नीड्स टू एड्रेस, और उनको ये चीज हटानी चाहिए ताकि अगर अगर इन्वेस्टमेंट या बाहर की कंपनीज आए तो उनको ये चीज ना लगे। क्योंकि बाहर की चीज, बाहर डेवलपमेंट्स क्यों होते हैं, जो हमारे जितने भी जैसे दुबई में भी हुआ, दुबई में जो कॉर्पोरेट लॉज थे उसको इजी करा गया थोड़ा, ताकि वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हो वो जल्दी हो। सो आई गेस दीज आर द मेजर पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट, और अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे तो आप बहुत सारी मेजर चीजें मिस कर जाओगे। सो आई गेस क्योंकि उसका एक कारण ये भी है ना भाई, कि अगर हम्म। तुमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं किया, तुमने हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, ठीक है, हम्म। तो हम्म। अभी तुमको प्रोटेक्ट करता है यूएस, हम्म। ठीक है। और 2035 तक ऐसा एस्टिमेट है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पूरी तरीके से अपने आप को, और ये जितने टीटी वेस्टर्न यूरोप वाले लोग हैं, हम्म। ठीक है, हम्म। ये अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लेंगे, अगर ऑयल की जरूरत पड़ी भी तो भी, हम्म। ठीक है, उस वक्त तक। और जैसे ये होगा तो तुमको लगता है कि क्या अमेरिका इन्वेस्ट करेगा तुम्हारे, कि अभी तो तुम पैसे दे रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस वक्त भी वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से चले, ठीक है। तो हम्म। तुमको अपनी टेक्नोलॉजी तो वो फिर कैसे होगा कि तो कि तुम आइसोलेटेड रहोगे ना, तो तुम पे अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब आसान हो जाता है। आसान हो जाएगा, राइट। हाँ, हम्म। क्योंकि तो अगर किसी के इकोनॉमिक टाइज नहीं है तुम्हारे देश में, पैसे हम्म। नहीं लगे हैं, क्योंकि हम्म। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पीस कैसे अचीव हुई? यही तो कारण था कि सब सारे दुनिया के पैसे एक दूसरे जगह पे लगे हुए हैं, अगर कहीं भी एक सप्लाई चेन ब्रेक होती है तो पूरा वर्ल्ड उससे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम्म। दुबई, सऊदी अरेबिया को भी यही लगता है कि अगर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा फॉरेन कंट्रीज का, और हम्म। जितना ज्यादा वो हमारे पास डेवलपमेंट रहेगा, उतना ही हमको लेवरेज रहेगा। क्योंकि हम्म। उनको ये हमेशा डर सताता है कि ईरान उनके ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि वो राइट। सऊदी अरेबिया जो सुन्नी मेजोरिटी का कंट्री, और ईरान हम्म। शिया मेजोरिटी हम्म। कंट्री, तो हम्म। वहां पे वो सेक्रेटेरियन डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा हैं। और अभी तुमने देखा होगा अरामको के फैसिलिटी के ऊपर अटैक भी हुआ था, ये यमन के हूती रिबल्स जो हैं, क्योंकि यमन में वॉर लड़ रहा है ना सऊदी अच्छा। अरेबिया। ओके। हाँ, 2015 से ही लड़ रहे हैं यमन ओके। में। हाँ, तो वो है, तो वहां पे जो हूती रेबल्स हैं, उनको जो पैसे और टेक्नोलॉजी जो सप्लाई करता है, वो ईरान करता है। क्योंकि ईरान के बारे में लोग ये भूल जाते हैं कि 80s के पहले, बिफोर ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979, ईरान वाज द ईरान लीडर था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ईरान हम्म। एजुकेशन में बहुत अपर लेवल पे था। वो तो आफ्टर द ईरानियन रेवोल्यूशन उनकी इतनी डिटोरिएशन हुई है, ठीक है। हम्म। और सऊदी अरेबिया के पहले ईरान एलाई हुआ करता था, व्हेन रेजा साहब वहाँ का, रेजा शाह पहलवी जो है, वो वहाँ के लीडर हुआ करते थे, तो हम्म। ईरान एक यूएस एलाई हुआ करता था, नॉट सऊदी अरेबिया। ये उसके बाद में चेंज हुआ है। तो राइट। उनको हमेशा ही डर सताता रहता है सऊदी अरब वालों को कि कहीं अटैक न कर दें। तो जितना तुम अपने आप को स्ट्रेंथन करोगे, उतनी तुम्हारी आर्मी भी स्ट्रेंथन रहेगी, टेक्नोलॉजी और ये सब जितना ज्यादा इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है, और हम्म। जितने ज्यादा दुनिया के पैसे रहेंगे, तो फिर तुम्हारे पास एक ऑटोमेटिक लेवरेज आ जाती है कि तुम और पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो भी एक तरीके एक रीजन हो सकता आई गेस दुबई में अभी मिलिट्री पे भी ऐसा उनको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। आई गेस वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग वो उस लेवल की नहीं है जो वो फेस कर सके किसी ऐसे थ्रेट को ऑन अ बिग स्केल, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर जाएगा पूरा सऊदी अरेबिया। तो आई गेस उन्होंने, आई गेस दिस इज अ रिजल्ट ऑफ द थिंग्स दैट दे, द डिसीजन दैट दे टुक इन इनिशियल स्टेजेस, क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट की इंस्टेड ऑफ developing the military and even the space thing, when you call that, because space is also a big thing। आने वाले टाइम पे उस पे भी बहुत ज्यादा चीजें होने वाली हैं। सो इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दोस प्रोजेक्ट देन यू हैव सम फॉल्ट्स टू एड्रेस।
तो आपको देखना चाहिए। और अगर आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए भी डिपेंडेंट होते हो, आप मिलिट्री के लिए भी डिपेंडेंट होते हो, आप इवन अदर थिंग्स के लिए, वहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट जो मेजर है उससे इतना कैपिटल जनरेट हो जाता है कि उनको इतना आगे उनको बाउंस कर देता है कि उनको मतलब वो ऐसा वीक नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर अगर ये दो चीज तीन चीजें हटा दी जाएं तो उनका जो ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा वीक है। सो I guess Dubai needs improvement in Dubai and Saudi Arabia needs improvement in all of these fields if they want to really thrive in this world. क्योंकि आगे चीजें और बदलने वाली, जैसा तुमने कहा कि जब ऑयल से चीजें शिफ्ट होंगी, सो बहुत सारी चीजें बदलेंगी और उनके फेवर में नहीं जाएंगी, तब फिर उनका स्ट्रगल और फिर शुरू हो सकता है। सो आई गेस वहां पे भी जो लोग बैठे हैं उनको इस चीज का हिंट मिल गया होगा, तभी वो लोग न्यूयॉर्क सिटी पे वर्क कर रहे हैं और भी सारी चीजों पे डेवलपमेंट पे वर्क कर रहे हैं। सो आई गेस दे विल बी फाइंडिंग अ रूट फॉर दिस। ओके, तो क्लोज करें आई गेस। हाँ और हाँ, ओके। क्लोज कर सकते हैं। हम्म So this was it for this episode. We hope that आपको कुछ information मिली होगी, आप valuable लगा होगा episode, and if it is, then do like, subscribe, share, whatever you want to do, and we'll see you in the ये next episode. जी Yeah. बिल्कुल, और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर डालें कि मतलब अगर आपको भी Hmm. पसंद आती है कि हम दूसरे वर्ल्ड इंडिया को छोड़ करके दूसरी कंट्रीज के भी बारे में बात करें और कैसे हाँ, दूसरे रिलेशनशिप एक दूसरे कंट्रीज के इफेक्ट होते हैं। अगर आपको ये अच्छा एपिसोड लग रहा है तो कमेंट करें, फिर हम और भी देशों के ऊपर बात करेंगे और भी बिल्कुल। रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो Hmm. डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब।